नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी फलक तक। स्वर्णिमा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर लॉन में काम करते माली को देखने लगी। उसका छोटा सा खूबसूरत लॉन माली की बेइंतहा मेहनत, देखभाल व ईमानदारी की कहानी कह रहा था। वह कहीं भी अपने काम में कोताही नहीं बरतता है। बड़े प्यार, बड़ी कोशिश, कड़ी मेहनत से एक एक पौधे को सहेजता है, खाद पानी डालता है, देखभाल करता है। गमलों में उगे पौधे जब बड़े होकर अपनी सीमाओं से बाहर जाने के लिए अपनी टहनियां फैलाने लगते हैं तो उनकी काट छाट कर उन्हें फिर गमले की सीमाओं में रहने के लिए मजबूर कर देता है। उसने ध्यान से उस पौधे को देखा जो आकार प्रकार का बड़ा होने के बावजूद छोटे गमले में लगा था। छोटे गमले में पूरी देखभाल व सांस संभाल के बाद भी कभी कभी वह मुरझाने लग जाता था। थोड़ा और ज्यादा काट छाट करता है, अधिक खाद पानी डालता है और वह फिर हरा भरा हो जाता है। कुछ समय बाद वह फिर मुरझाने लगता। माली फिर उसकी विशेष देखभाल करने में जुट जाता, पर उसको पूरा विकसित कर देने के बारे में माली नहीं सोच पाता। वह यह कि यदि उसे उस पौधे को गमले की सीमाओं में बांध कर ही रखना है तो बड़े गमले में लगा दे या फिर जमीन पर लगाकर पूरा पेड़ बनने का मौका दे। यदि उस पौधे को उसकी विस्तृत सीमाएं मिल जाएं तो वह अपनी टहनियां चारों तरफ फैलाकर हरा भरा व पुष्प पल्लवित हो जाएगा। लेकिन शायद माली नहीं चाहता कि उसका लगाया पौधा आकार प्रकार में इतना बड़ा हो जाए कि उस पर सबकी नजर पड़े और उसे उसकी छाया में बैठना पड़े। एक लंबी सांस खींचकर स्वर्णिमा खिड़की से हटकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई और उस लिफाफे को देखने लगी जो कुछ दिनों पहले डाक से आया था। वह कविता लिखती थी। स्कूल कॉलेज के जमाने से अपने मनोभावों को जाहिर करने का यह माध्यम था उसके पास। अपनी कविताओं के शब्दों में खोती तो उसे किसी बात का ध्यान न रहता। उसकी कविताएं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में छपती थीं और कुछ कविताएं उसकी प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं में भी छप चुकी थी। साहित्यिक पत्रिकाओं में छपी उसकी कविताएं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पा चुके लोगों की नजरों में भी आ जाती थी। उसका कवि हृदय, कोमल भावनाएं और हर बात का मासूम पक्ष देखने की कला अक्सर उसके पति वीरेन के विपरीत स्वभाव से टकराकर चूर चूर हो जाते। वीरेन को कविता लिखना खाली दिमाग की उपज लगती। किताबों का संग साथ उसे नहीं सुहाता था। शहर में हो रहे कवि सम्मेलनों में वह जाना चाहती तो वीरेन यह कहकर ना कर देता, क्या करोगी वहां जाकर, बहुत देर हो जाती है ऐसे आयोजनों में, ये फालतू लोगों के काम है। तुम्हें कविता लिखने का इतना ही शौक है तो घर में बैठकर लिखो। उसके लिए ये सब खाली दिमाग व फालतू लोगों की बातें थीं। जब कभी बाहर के लोग स्वर्णिमा की तारीफ करते तो वीरेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। कहने को सब कुछ था उसके पास। बेटी इस साल मेडिकल के इम्तिहान में पास होकर कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने चली गई थी। वीरेन की अच्छी नौकरी थी। एक पति के रूप में उसने कभी उसके लिए कोई कमी नहीं की, पर पता नहीं उसके हृदय की छटपटाहट खत्म क्यों नहीं होती थी। क्या कुछ था जिसे पाना अभी बाकी था? कौन सा फलक था जहां उसे पहुंचना था? उसे हमेशा लगता है कि वीरेन ने भी एक कुशल माली की तरह उसे अपनी बनाई सीमाओं में कैद किया हुआ है। उससे आगे उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। उससे आगे वह अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ा सकती। जब जब वह अपनी टहनियों को फैलाने की कोशिश करती, वीरेन एक कुशल माली की तरह काट छाट कर उसे उसकी सीमा में रहने के लिए बाध्य कर देता। उसे ताज्जुब होता कि बेटी की तरक्की व शिक्षा के लिए इतना खुला दिमाग रखने वाला वीरेन पत्नी को लेकर एक रूढ़िवादी पुरुष क्यों बन जाता है। वह लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। देहरादून में एक कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा था जिसमें कई जाने माने कवि कवित्रियां शिरकत कर रहे थे। उसे भी उस आयोजन में शिरकत करने का मौका मिला था, पर उसे मालूम था कि जो वीरेन उसे शहर में होने वाले आयोजनों में नहीं जाने देता, क्या वह उसे देहरादून जाने देगा? जबकि देहरादून चंडीगढ़ से कुछ ज्यादा दूर नहीं था,
पर वह अकेली कभी गई ही नहीं। वीरेन ने कभी जाने ही नहीं दिया। वीरेन ना आसानी से खुद कहीं जाता था, ना उसे जाने देता था। वीरेन की तरफ से हमेशा न सुनने की आदी हो गई थी वह, इसलिए खुद ही सोचकर सब कुछ दरकिनार कर देती। वीरेन से ऐसी बात करने की कोशिश भी न करती। पर पता नहीं आज उसका मन इतना आंदोलित क्यों हो रहा था, क्यों हृदय तटबंध तोड़ने को बेचैन सा हो रहा था। हमेशा ही तो वीरेन की मानी है उसने, हर कर्तव्य पूरे किए, कहीं पर कभी कमी नहीं आने दी, अपना शौक भी बचे हुए समय में पूरा किया। क्या ऐसा ही निकल जाएगा सारा जीवन? कभी अपने मन का नहीं कर पाएगी, और फिर ऐसा भी क्या कर लेगी? क्या कुछ गलत कर लेगी? इसी उधेड़बुन में वह बहुत देर तक बैठी रही। कुछ दिनों से शहर में पुस्तक मेला लगा हुआ था, वह भी जाने की सोच रही थी। उस दिन वीरेन के ऑफिस जाने के बाद वह तैयार होकर पुस्तक मेले में चली गई। किताबें देखना, किताबों से घिरे रहना उसे हमेशा सुकून देता था। मेले में वह एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर अपनी पसंद की कुछ किताबें ढूंढ रही थी। एक स्टॉल पर प्रसिद्ध कवि व कवित्रियों के कविता संकलन देखकर वह ठिठक कर किताबें पलटने लगी। स्वर्णिमा। एकाएक अपना नाम सुनकर उसने सामने देखा तो कुछ खुशी, कुछ ताज्जुब से सामने खड़े राघव को देखकर चौंक गई। राघव, तुम यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं होगे तो कौन होगा? स्वर्णिमा हंसकर बोली। अभी भी कागज कलम दवात का साथ नहीं छूटा, रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में। क्यों, तुम्हारा छूट गया क्या? राघव भी हंस पड़ा। लगता तो नहीं, वरना पुस्तक मेले में कविता संकलन के पृष्ठ पलटते न दिखती। मैं तो चंडीगढ़ में ही रहती हूँ, पर तुम दिल्ली से चंडीगढ़ में कैसे? हाँ, बस ऑफिस के काम से आया था, एक दिन के लिए। मेरी भी किताबें लगी हैं किशोर पब्लिकेशंस हाउस के स्टॉल पर, फोन पर बताया था उन्होंने, इसलिए समय निकालकर यहाँ आ गया। किताबें? स्वर्णिमा खुशी से बोली। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे उपन्यास भी छप चुके हैं, और वह भी इतने बड़े पब्लिकेशंस हाउस से। पर किस नाम से लिख रहे हो? किस नाम से क्या मतलब? विवेक दत्त के नाम से ही लिख रहा हूं। ओह, मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया, पता होता तो किताबें पढ़ती तुम्हारी। तुमने ध्यान ही कब दिया? अपनी ही बोली गई बात को अपनी हंसी में छिपाता हुआ राघव बोला। स्वर्णिमा ने राघव की बात को लगभग अनसुना सा कर दिया। बहुत दिनों बाद मिले हैं, चलो चलकर थोड़ी देर कहीं बैठते हैं। स्वर्णिमा चलते चलते बोली। और किस किस के संपर्क में हो? कॉलेज के समय के दोस्तों में से? बस शुरू में तो संपर्क था कुछ दोस्तों से, समय के साथ सब खत्म हो गया। और अपनी सुनाओ स्वर्णिमा, तुम तो कितनी अच्छी कविताएं लिखती थी, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा लेखन? कितने संकलन छप चुके हैं? एक भी नहीं। गृहस्थी के साथ यह सब कहाँ हो पाता है, बस छिटपुट कविताएं यहाँ वहाँ पत्रिकाओं में छपती रहती हैं, कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं में भी छपी हैं। वह राघव से नजरें चुराती हुई बोली। जब मैं नौकरी के दौरान लिख सकता हूं तो तुम गृहस्थी के साथ क्यों नहीं? बस शायद यही फर्क है स्त्री पुरुष का। स्त्री घर के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देती है, जबकि पुरुष का समर्पण आंशिक रूप से ही रहता है। यह तो तुम सरासर इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। राघव हंसता हुआ बोला। मैं भी गृहस्थी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करता हूं, पर फिर भी पत्नी के लिए पति एक सीमा रेखा तो खींच ही देता है। उसका शौक पति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। पौधे को अगर जड़ें फैलाने को ही न मिले तो मजबूती कहाँ से आएगी राघव? पौधे को अगर गमले की सीमाओं में पनपने के लिए ही बाध्य किया जाए तो वह अपनी पूर्णता कैसे प्राप्त करेगा? परिंदे अगर पिंजरे के बाहर पंख न फैला पाए तो फिर? स्वर्णिमा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। स्वर्णिमा बात टालने की गरज से बोली। बैंक में जॉब करता हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। और तुम्हारे बच्चे?
मेरी बेटी ने इसी साल कानपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है। इतनी बड़ी बेटी कब हो गई तुम्हारी? तुम भूल रहे हो राघव कि मेरा विवाह बीकॉम फाइनल ईयर में ही हो गया था। कैसे भूल सकता हूँ वह सब? राघव एक लंबी सांस खींचकर बोला। अचानक गायब हो गई थी ग्रुप से। राघव का स्वर संजीदा हो गया। पीछे मुड़कर भी न देखा। शादी के बाद ऐसा ही होता है, नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं और नए अपने भी बन जाते हैं। राघव लगभग व्यंग करता हुआ बोला। बहुत बोलना सीख गए हो राघव। हाँ, तब के कॉलेज में बीकॉम कर रहे राघव और अब के राघव में बहुत फर्क भी तो है, उम्र का और रुतबे का भी। स्वर्णिमा बात पूरी करती ही बोली। अब तो साहित्यकार भी हो, सफल इंसान भी हो जिंदगी में हर तरह से। क्यों, ईर्ष्या हो रही है क्या? हाँ, हो तो रही है थोड़ी थोड़ी। दोनों हंस पड़े। नहीं सॉरी स्वर्णिमा, मैं तो वैसा ही हूं अभी भी। स्वर्ण ही बोलो ना राघव। कॉलेज में तो मुझे सभी इसी नाम से बुलाते थे। ऐसा लगता है वापस कॉलेज के प्रांगण में पहुंच गई हूं मैं। थोड़े समय तुम्हारे साथ उन बीती यादों को जी लूं, जब दिल में सिर्फ भविष्य की मनभावन कल्पनाएं थी, न कि अतीत की अच्छी बुरी यादों की सलीब। कवित्री हो, उसी भाषा में अपनी बात कहना जानती हो। मैं कहता था ना तुम्हें हमेशा कि कविता में दिल की भावनाओं को जाहिर करना ज्यादा आसान होता है बजाय कहानी के। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है कि गद्य पद्य से अधिक सरल होता है और पढ़ने वाले को कहने वाले की बात सीधे समझ में आ जाती है। स्वर्णिमा अपनी बात पर जोर डालकर बोली। नहीं स्वर्ण, कविता पढ़ने वाला जब कविता पढ़ता है तो बोली हुई बात उसे सीधे खुद के लिए बोली जैसी लगती है और कविता का भाव सीधे उसके दिल में उतर जाता है। फिर कविता में तुम कम शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात जाहिर कर सकती हो, लेकिन कहानी के पात्र जो कुछ बोलते हैं एक दूसरे के लिए बोलते हैं और बात पात्रों में उलझ कर रह जाती है। कभी कभी तो पूरी कहानी लिखकर लगता है कि जो कहना चाहते थे ठीक से कह ही नहीं पाए। चलो यही सही, बहुत समय बाद कोई मिला राघव जिससे इस विषय पर ऐसी बात कर पा रही हूं। स्वर्णिमा मुस्कुराती हुई बोली। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी तर्क शक्ति ही खो चुकी हूं। हर बात मान लेने की आदत सी पड़ गई है। तर्क शक्ति तो तुम सचमुच खो चुकी हो स्वर्ण, राघव हंसता हुआ बोला। कॉलेज के जमाने में तो तर्क में तुमसे जीतना मुश्किल होता था और आज तुमने सरलता से हार मान ली। अब हार मानना सीख गई हूं, तुमने जो जीतना शुरू कर दिया है। स्वर्णिमा हंसकर बात को हवा में उड़ाते हुए बोली। जब से जिंदगी में बड़ी हार से सामना हुआ तब से जीतने की आदत डाल ली। स्वर्णिमा को लगा बहुत बड़ा मतलब है राघव के इस वाक्य का। बात को अनसुनी सी करती हुई बोली। कब तक हो चंडीगढ़ में? वापसी कब की है? बस कल जा रहा हूं, वह उठता हुआ बोला। तुम 5 मिनट बैठो, मैं अभी आया, कहकर राघव चला गया। स्वर्णिमा उसे जाते हुए देखती रही। सचमुच कॉलेज के जमाने के राघव और आज के राघव में जमीन आसमान का फर्क था। उसका निखरा व्यक्तित्व उसकी सफलता की कहानी बिना कहे ही बयान कर रहा था। उसका हृदय कसक सा गया। 6 लड़के लड़कियों का ग्रुप था उनका। कॉलेज में खूब मस्ती भी करते थे और खूब पढ़ते भी थे। राघव और वह दोनों ही पढ़ने लिखने के शौकीन थे। वह कविताएं लिखती थी और राघव कहानियां। वह लेख वगैरह लिखा करता था। राघव ने ही उसे उकसाया कि वह अपनी कविताएं पत्रिकाओं में भेजे और उसी की कोशिश से ही उसकी कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। पढ़ने के लिए भी वे एक दूसरे को किताबें दिया करते थे। एक दूसरे को किताबें लेते देते, अपना लिखा पढ़ते पढ़ाते कब एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। समान रुचियां उन्हें एक दूसरे के करीब तो ले आईं, पर दोनों के दिलों में फूटी प्यार की कोपलें अविकसित ही रह गईं। सब कुछ अव्यक्त ही रह गया। उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से समझने का। वह राघव की आंखों में अपने लिए बहुत कुछ महसूस करती, पर कभी राघव ने कुछ कहा नहीं। वह भी जानती थी कि राघव अभी बीकॉम ही कर रहा है। वह भी इतनी दूर तक उसका साथ नहीं दे पाएगी। उसके पिता उसके विवाह की पेशकश करने लगे थे।
इसलिए उसने भी उसकी आंखों की भाषा पढ़ने की कोशिश नहीं की। और फाइनल ईयर के इम्तिहान से पहले ही उसका विवाह तय हो गया। उसने जब अपने विवाह का कार्ड अपने ग्रुप को भेजा तो सभी चहकने लगे, उसे छेड़ने लगे। लेकिन राघव हताश, खोया खोया सा उसे देख रहा था, जैसे उसके सामने उसका सारा संसार लुट गया हो और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। इम्तिहान के बाद उसका विवाह हो गया और उन दोनों के दिलों में सब कुछ अव्यक्त तनकहा ही रह गया। वीरेन से विवाह हुआ तो वीरेन एक अच्छे पिता थे, अच्छे पति थे, पर ठीक उस माली की तरह। वे उसे प्यार से सहेजते, देखभाल करते, पर सीमाओं में बांधे रखते। पति से अलग जाने की, अलग सोचने की उसकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो गई। उसका लेखन बस थोड़ा बहुत इधर उधर पत्रिकाओं तक ही सीमित रह गया। तभी किताबें हाथ में उठाए राघव सामने से आता दिखाई दिया। ये सब क्या? मेरी किताबें और कुछ तुम्हारी पसंद के प्रसिद्ध कवि व कवित्रियों के संकलन हैं, तुम्हारे लिए पैक करवा लाया हूं। वह बैग उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। ओह थैंक्स राघव। वह राघव को देख रही थी, सोचने लगी, भूख क्या सिर्फ शरीर या पेट की होती है? मानसिक और दिमागी भूख भी तो एक भूख है जिसे हर कोई शांत नहीं कर सकता। क्यों इतने बेमेल जोड़े बन जाते हैं? राघव और उसके बीच एक मजबूत दिमागी रिश्ता है जो किताबों से होता हुआ एक दूसरे तक पहुंचता है। क्या सोच रही हो? राघव उसकी आंखों के आगे हथेली लहराता हुआ बोला। कुछ नहीं। वह संभल कर बैठती हुई बोली। तुम्हारी पत्नी को तो बहुत गर्व होता होगा तुम पर। उसे भी पढ़ने लिखने का शौक है क्या? उसे स्वेटर बुनने का बहुत शौक है। राघव ठहाका मारकर हंसता हुआ बोला। हम तीनों को उसी के बुने हुए स्वेटर पहनने पड़ते हैं। यह सुनकर वह भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। स्वर्ण, कभी कॉलेज का समय याद नहीं करती तुम? कभी दोस्तों की याद नहीं आती? राघव की आवाज एकाएक गंभीर हो गई थी। स्वर्णिमा ने नजरें उठाकर राघव के चेहरे पर टिका दी। कितना कुछ था उन निगाहों में पढ़ने के लिए, कितने भाव उतर आए थे, पर उन भावों को तब न पढ़ा। अब तो वह पढ़ना भी नहीं चाहती थी। आती है राघव, क्यों नहीं आएगी भला? दोस्तों की याद, यादें तो इंसान की सबसे बड़ी धरोहर होती है, कहकर स्वर्णिमा उठ खड़ी हुई। चलती हूँ राघव, समय ने चाहा तो इसी तरह किसी पुस्तक मेले में फिर मुलाकात हो जाएगी। स्वर्ण, राघव भी उठ खड़ा हुआ। कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। उसके चेहरे पर निगाहें टिकाता हुआ वह बोला। दोबारा ऐसी स्वर्ण से नहीं मिलना चाहता हूं मैं। कहाँ खो गई वह स्वर्णिमा, जिसके होठों से ही नहीं, चेहरे और आंखों के हाव भाव से भी कविता बोलती थी। स्वर्ण अगर पौधा गमले की सीमाएं तोड़कर जड़ें जमीन की तरफ फैलाने की कोशिश नहीं करेगा तो माली पौधे की बेचैनी कैसे समझेगा? परिंदा उड़ने के लिए पंख फैलाने की कोशिश नहीं करेगा, पंख नहीं फड़फड़ाएगा तो दूसरे तक उसकी फड़फड़ाहट पहुंचेगी कैसे? कोशिश तो खुद ही करनी पड़ती है। स्वर्ण, परिस्थितियों से हार मत मानो। वह क्षण भर रुककर फिर बोला। मैं यह नहीं कहता कि जिंदगी को उलट पुलट कर रख दो, अपनी गृहस्थी को आग लगा दो या अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दो, पर अपने पंखों को विस्तार देने की कोशिश तो करो। कितनी बार रोक सकेगा कोई तुमको? अपनी जड़ों को फैलाने की कोशिश तो करो, बढ़ने दो टहनियों को। कितनी बार काटेगा माली? थक जाएगा वह भी। कोई साथ नहीं देता तो अकेले चलो स्वर्ण, तुम्हें चलते देख साथ चलने वाला साथ चलने लगेगा। स्वर्णिमा एकटक राघव का चेहरा देख रही थी। स्वर्ण, कवि सम्मेलनों में शिरकत करो, बाहर निकलो, अपनी कविताओं का संकलन छपवाने की दिशा में प्रयास करो। कवि सम्मेलनों में दूसरे कवि कवित्रियों से मिलने जुलने से तुम्हारे लेखन को विस्तार मिलेगा, नया आयाम मिलेगा, तुम्हारा लेखन बढ़ेगा, विचार बढ़ेंगे, प्रेरणा मिलेगी और जानकारियां बढ़ेंगी तुम्हारी। और मुझसे कोई मदद चाहिए तो निसंकोच कह सकती हो, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी किताबों के पीछे मेरा फ़ोन नंबर व पता लिखा है, जब चाहे संपर्क कर सकती हो। मेरी बात याद रखना स्वर्ण, तुम्हारा शौक व जुनून तुम्हें खुश व जिंदा रखता है, स्वस्थ रखता है। अभिनय, नृत्य, संगीत, गाना, लेखन, ये सब विधाएं कला हैं, हुनर है जो प्रकृति दत्त जिंदा रखता है, जो प्रकृति दत्त है, ये हर किसी को नहीं मिलती।
ये सब कलाएं नियमित अभ्यास से ही फलती फूलती व निखरती हैं। यह नहीं कि जब कभी पात्र भर जाए, आंदोलित हो जाए तो थोड़ा सा छलक जाए, बस उसके बाद चुप बैठ जाओ। किसी भी कला से लगातार जुड़े रहने से कला को विस्तार मिलता है, लिखते रहने से नए विचार मिलते हैं। अपने शौक को मारना मरने जैसा है, खुद को मत मारो स्वर्ण। मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी राघव, स्वर्णिमा किसी तरह बोली। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उसने किताबों का बैग उठाया और जाने के लिए पलट गई। थोड़ी दूर गई। राघव उसे जाते हुए देख रहा था। एकाएक कुछ सोचकर स्वर्णिमा पलटकर वापस राघव के पास आ गई। मुझे माफ कर देना राघव, दरअसल उम्र का वह वक्त ही ऐसा होता है जब हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। आंसू छलक आए राघव की आंखों में। स्वर्णिमा की हथेली अपने हाथ में लेकर थपक दी उसने। नहीं स्वर्ण, तुम माफी क्यों मांग रही हो? मैं भी तो कुछ नहीं बोल पाया था तब। बहुतों के साथ ऐसा हो जाता होगा, जिनके दिल का एक कोना अनकहा, अव्यक्त और कुंवारा ही रह जाता है। सब कुछ बेमेल और गडमड सा हो जाता है जीवन में। दोनों ने एक दूसरे को एक बार भरी आंखों से निहारा। स्वर्णिमा पलटी और चली गई। राघव सजल धुंधलाती निगाहों से उसे जाते देखता रहा। पता नहीं कहाँ किस मोड़ पर जिंदगी अनचाहा मोड़ ले लेती है। इंसान समझ नहीं पाता और पूरी जिंदगी उसी मोड़ पर चलते रहना पड़ता है। समान रुचि वाले दो इंसान हमसफर क्यों नहीं बन पाते? उसने लंबी सांस खींचकर अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को जोर से दबाकर आंसू पोंछ डाले। स्वर्णिमा घर पहुंची तो वीरेन ऑफिस से आ चुका था। बहुत देर कर दी तुमने, मैंने फोन भी मिलाया था, पर तुम मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी। हाँ, भूल गई थी, स्वर्णिमा व्यस्त भाव से बोली। यह क्या उठा लाई हो? उसके हाथों में बैग देखकर वीरेन बोले। किताबें हैं, पुस्तक मेले से खरीदी है। वह किताबें बाहर निकालकर मेज पर रखती हुई बोली। वीरेन ने एक उड़ती हुई नजर किताबों पर डाली। स्वर्णिमा जानती थी कि वीरेन की किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसकी बेरुखी पर उसे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वह किचन में गई, 2 कप चाय बनाकर ले आई और वीरेन के सामने बैठ गई। वीरेन, मैं कल देहरादून जा रही हूँ 2 दिनों के लिए। देहरादून? क्या? क्यों? किस लिए? क्या मतलब? किसके साथ? वीरेन उसे घूरने लगा। इतने सारे क्या क्यों किस लिए वीरेन? वह मुस्कुराई, ठंडे स्वर में बोली। वहाँ एक कवि सम्मेलन है, मुझे भी निमंत्रण आया है। वह निमंत्रण पत्र उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली। क्या जरूरत है वहां जाने की? कवि सम्मेलनों में ऐसा क्या हो जाता है? वह तल्ख स्वर में बोला। यहाँ भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, तब तो तुम नहीं गई। वही गलती हो गई वीरेन, पर कल मैं जा रही हूँ। जहां तक साथ की जरूरत है तो हमारी कुंवारी खूबसूरत जवान बेटी कानपुर से चंडीगढ़ अकेली आती जाती है। तब तुम नहीं डरते। मेरे लिए इतना डरने की क्या जरूरत है? किसी एक दिन तो कोई काम पहली बार होता ही है, फिर आदत पड़ जाती है। यह कहकर स्वर्णिमा उठ खड़ी हुई और कमरे में जाकर अपना बैग तैयार करने लगी। वीरेन चुप खड़ा स्वर्णिमा की कही बात को सोचता रह गया। इतनी मजबूती से स्वर्णिमा ने अपनी बात पहले कभी नहीं कही थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर वीरेन के लिए सभी तैयारियां कर खुद भी तैयार हुई। अपना बैग लेकर बाहर आई तो लॉबी में वीरेन खड़ा था। तुम कहाँ जा रहे हो? वह आश्चर्य से बोली। तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। कैसे जाओगी? पहले बताती तो मैं भी देहरादून चलता तुम्हारे साथ। वीरेन की आवाज धीमी व पछतावे से भीगी हुई थी। वीरेन की भीगी आवाज से उसका दिल भर आया। उसका हाथ सहलाते हुए बोली। नहीं वीरेन, इस बार तो मैं अकेले ही जाऊंगी। अब तो इधर उधर आती जाती रहूंगी। कितनी बार जाओगे तुम मेरे साथ? मैंने ऑटो वाले को फोन कर दिया था, वह बाहर आ गया होगा गेट पर। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मोबाइल पर बात करते रहेंगे। और स्वर्णिमा निकल गई। बाहर लॉन में देखा तो माली काम कर रहा था। आज बहुत जल्दी आ गए माली, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब, इस पौधे की जड़ों ने गमला तोड़ दिया है नीचे से और जड़ें बाहर फैलने लगी हैं। अभी तक यह पौधा 4 गमले तोड़ चुका है, इसलिए मैंने थक हार कर इसे जमीन पर लगा दिया है। लगता है अब यह गमले में नहीं रुकेगा। माली बड़बड़ा रहा था और वह खुशी से उस पौधे को देख रही थी जो जमीन पर लगकर लहरा व इछला रहा था। वह भी अपने अंदर एक नई स्वर्णिमा को जन्म लेते महसूस कर रही थी, जो अपनी जड़ों को मजबूती देगी
और टहनियों को विस्तार देगी। यह सोचकर उसने गेट खोला और एक नई उमंग व स्फूर्ति के साथ बाहर निकल गई। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी फलक तक।